हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं पीईवी में पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस की श्रृंखला को। और ये इस श्रृंखला में 8वां वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंदूरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे? ऑप्शन दिए हैं, मानवतावादी, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक संज्ञानात्मकवादी। तो देखिए, अल्बर्ट बंदूरा की जब भी बात आती है तो ये दो लोग हैं। एक तो बंदूरा हुआ और इसके साथ कभी कभी प्रयोग हो जाता है वाल्टर्स। तो इन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सा दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। किसने? अल्बर्ट बंदूरा ने। तो समाज से रिलेटेड जब भी बात आती है, किसका नाम आता है? अल्बर्ट बंदूरा का। कई बार इसके साथ बाल्टर्स भी जुड़कर आ जाता है। तो देखिए, कोई ऑप्शन में सामाजिक दिख रहा है? जी हाँ, ये रहा। तो आंसर जो फोर्थ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। मानववादी की अगर हम बात करें तो अब्राहम मैस्लो का नाम आ जाता है। मानवतावादी जब भी विचारधारा की बात आती है। व्यवहारवादी में पावलोव आ जाते हैं। मनोविश्लेषणवादी में आ जाते हैं सिगमंड फ्राइड। ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, इनके ऊपर एक वीडियो में बना हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग और उनके सहयोगियों का मानना है कि नैतिक विकास में, तो यहाँ पर देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास में अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है। तो 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया। स्तर कितने हैं? 3। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कितनी अवस्थाओं को? तो 6 अवस्थाओं को। कितना? 6 अवस्थाओं को। ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ। इस तरीके से बताया गया है कि पहली है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, इसके अंदर 2 बता दी हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसको आप देख लें। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत। ये हो जाता है प्री और ये हो जाता है पोस्ट। ठीक है, उत्तर रूढ़िगत। तो इनके अंदर क्या है कि हर एक के अंदर 2-2 बताई हैं। तो इस प्रकार से कितनी अवस्थाएं हो गई? 6। याद रखें इसे। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी नहीं रुकता, यह कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। कौन से सिद्धांत पर? एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत मतभेद, एक समान पैटर्न, निरंतरता। तो विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास कैसी फॉर्म में चलता है? हमेशा कंटिन्यूटी फॉर्म में चलता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके बाद उसके हिस्सों का, फिर दोनों को हम एक साथ कॉम्बिनेशन में चलाना सीखते हैं, वो एकीकरण कहलाएगा। व्यक्तिगत मतभेद, दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक जैसे नहीं है, सभी कैसे हैं? अलग अलग है। सॉरी। अगर एक समान पैटर्न की यदि बात करें तो दुनिया में सभी जितने भी बच्चे हैं, सभी का जो पैटर्न है जन्म लेने का, वो कैसा है? एक समान है। तो ये चैप्टर सेकंड का जो वीडियो आएगा, चैप्टर सेकंड का डिटेल वीडियो, उसमें ये जितने भी सिद्धांत है ना, इन सभी को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। अगला है, शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या कार्य है? द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना, महान शिक्षकों के दर्शन को समझना, व्यावसायिक जानकारी देना, छात्रों के बीच सामाजिक मेलजोल बढ़ाना। तो शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य होता है शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना। ठीक है, याद रखें, पहला इसका आंसर हो जाएगा। सिफेलोकोडल का क्या अर्थ है? सिफेलोकोडल का सिर से पैर की ओर, पूर्ण से आंशिक, सामान्य से विशिष्ट, केंद्र से परिधि। तो सिफेलोकोडल होता है सिर से पैर की ओर के विकास को कहते हैं, यानी कि जिसमें सिर पैर विकसित हो और उसके बाद क्या होता है? पैर। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्र से परिधि की ओर या मध्य से बाहर की ओर, ठीक है, मध्य से बाहर की ओर, तो यहाँ पर उपयोग हो जाता है, एक वर्ड यूज होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। कौन सा वर्ड यूज होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। याद रखें। और सिफेलोकोडल कब होता है? सिर से पैर की ओर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित करता है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है? फ्रॉम, फ्राइड, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग। तो देखिए यहाँ पर बात करें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेव वाइगोट्स्की ने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोट्स्की ने। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवादी थे, आपको पता ही है। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्य वयस्क प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक प्रेक्षण। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उद्दीपक विभेदीकरण। क्यों?
क्योंकि वो बाकी के लोगों में और अपने टीचर में बिल्कुल अच्छे से पहचानता है अंतर को, इस वजह से। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो पहचान जाता है कि ये बच्चे आए हुए हैं, या कोई अदर पर्सन आता है उसके टीचर के अलावा, तो भी वो समझ जाता है कि ये कोई अदर है, मेरा टीचर नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें वह विविधीकरण करना सीख गया है। अगला है, एक बुद्धि परीक्षण में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? बूझ वाले प्रश्न, सूचना वाले प्रश्न, समरूप प्रश्न, कहावत वाले प्रश्न। आंसर हो जाएगा इसका इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना वाले प्रश्न। अगला है, सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मतलब काम करने में असमर्थता से है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अर्थ लोगों और आसपास की चीज़ों को नहीं पहचानना। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे जवाब देने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग किए जाने की संभावना है? शारीरिक गति संबंधी बुद्धिमत्ता, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता, संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता और भाषा संबंधी बुद्धिमत्ता। तो स्वाभाविक बात है, फिजिकल एक्टिविटी होती है इसमें। क्रिकेट में एक जगह पर खड़े होकर तो क्रिकेट खेला नहीं जाता है। कौन सा हो जाएगा? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शारीरिक गति संबंधी बुद्धिमत्ता। चलिए अगला है, ZPD, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र भी कई जगह लिखा होता है, संदर्भित करता है। शिक्षार्थी ने अभी तक क्या विकसित नहीं किया है? शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं? शिक्षार्थी समीपस्थी क्या करने में सक्षम है? और शिक्षार्थी दूरस्थ क्या करने में सक्षम है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कि शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं। जब छोटे बच्चों को बड़े लोगों के द्वारा सहयोग जो दिया जाता है ना, वहाँ पर बात कर रहे हैं कि बच्चे सहायता के साथ क्या चीज़ें कर सकते हैं और उनकी सहायता के बिना क्या कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट निकल के आता है, उसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। और जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, ठीक है, उम्र में बड़े और हमारा डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब वो हमारा सहयोग करते हैं, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग लिखा होता है कई जगह स्काफ होल्डिंग इस तरीके से लिखा हुआ है। हमसे उम्र में बड़े, उनके अनुभवों से जब हम सीख रहे हैं तो वो कहलाता है स्काफ होल्डिंग। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधि, छात्रों को गाइड करना और शिक्षा। शिक्षा शास्त्र जो है पेडागोजी, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन है। हैरी नाम का कोई बच्चा है, वह हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसे पहेली को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। यह प्रेरणा का उदाहरण है। जब कोई चीज़ स्वयं हम करते हैं, अपने मन से करते हैं, अंदर से कोई फील आता है, तो वह कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। ऑप्शन दिए हैं, अंतर्भूत, बाह्य, भय आधारित, शक्ति आधारित। देख लीजिए, ये हो जाएगा इसका अंतर्भूत, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक या अंतर्भूत एक ही बात है। अगला है, तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने दिया है? यानी कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तरल और ठोस बुद्धिमत्ता का विचार। तो कैटल, गार्डनर, स्टर्नबर्ग और गिलफोर्ड। तरल और ठोस बुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कैटल ने। हावर्ड गार्डनर की अगर हम बात करें तो इसने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे बहुकारक, तो बहुकारक दिया गया है किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने दिया था त्रिचापीय सिद्धांत। कौन सा दिया है? त्रिचापीय सिद्धांत। और अगर हम बात करें आपसे त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, और अगर हम बात करें आपसे त्रिकारक सिद्धांत, तो त्रिकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन ने। अगला है, किशोरावस्था का अर्थ है काम करना, बढ़ना, खेलना, अध्ययन करना। तो किशोरावस्था का अर्थ है टू ग्रो, यानी कि बढ़ना। वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करना है: केवल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, केवल अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए, केवल समस्याओं को हल करने के लिए कौशल, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी।
अगला है डिस्ग्राफिया। और जब भी हमने बात की है आपसे कि जब भी आपको इस प्रकार का वर्ड दिखे ग्राफिया या ग्राफिकल, तो इसका मतलब होता है राइटिंग स्किल्स से प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि लिखने में प्रॉब्लम आती है बच्चे को। ठीक है। तो डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को निम्न होती है: भाषा में कठिनाई, धीम धीमी गणितीय क्षमता, पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई। तो बात करें डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया में बात किसकी होगी? लिखने की होगी। ये रहा ऑप्शन आपका, लिखने में यहाँ पर कठिनाई हो जाएगी। ठीक है। और गणितीय जब भी बात आती है तो गणितीय के लिए पूछा जाता है डिसकैलकुलिया, याद रखें। गणितीय की जब भी बात आएगी कौन सा हो जाएगा? डिसकैलकुलिया। और पढ़ने में बात आती है जब प्रयोग होता है एलेक्सिया, एलेक्सिया। और एक होता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, याद रखें, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, पढ़ने की क्षमता बात होती है। अगला है निम्न में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में असत्य? देखिए विशेष रूप से फोकस करना है, फाल्स पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, कौन सा है? विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, बिल्कुल। विकास विशिष्टता से सामान्यता की ओर बढ़ता है, मिल गया आंसर, ये रहा सेकंड। क्यों? क्योंकि विकास कैसे चलता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सेकंड नंबर का जो चैप्टर है, आप अभी एक आध दिन में ही आपको उसका वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आपके ये जितने भी सिद्धांत है वो सभी ए टू जेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। विकास सरलता से जटिल की ओर चलता है, बिल्कुल चलता है। विकास ऊंचे से नीचे की ओर चलता है, जी हाँ, यही है जो कि गलत है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ना जी ना, विकास तो हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आमतौर पर बच्चे लिंग स्टीरियोटाइप बनाते हैं। अब देखिए इस वर्ड को समझ लीजिए। लिंग स्टीरियोटाइप से तात्पर्य होता है कि किसी भी अपने से भिन्न लिंग के प्रति कोई मस्तिष्क में कोई सोच बैठा लेना, है ना, या लैंगिक भेदभाव जिसे अगर हम कहें तो लैंगिक भेदभाव जो होता है। और आपको पता है लैंगिक भेदभाव समाज में जो हो रहा है वो फीमेल्स के साथ हो रहा है। ठीक है, ये चैप्टर भी है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जिसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है। लिंग विशिष्ट गतिविधियों के कारण समाजीकरण नहीं होने पर, विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर, दोनों लिंगों के बच्चों के साथ लिंग निष्पक्ष दोस्ती बनाए रखकर, दोनों लिंगों के साथियों में कामुकता बनाकर। आंसर हो जाएगा सेकंड, विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर। अगला क्वेश्चन है कि एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? 32 से 40 मिनट, 25 से 30 मिनट, 10 से 12 मिनट, 15 से 20 मिनट। तो एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि होती है 10 से 12 मिनट। ठीक है, याद रखें इसको अच्छे से। चलिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।